शुक्रिया तमाम साथी जो साथ में यहाँ बैठे हैं मंच पे, और आप सब, क्योंकि कईयों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो मेरा पहला पोजीशन ये है कि मैं वो सारी बातें नहीं बोलूँगा जो बाकी वक्ता बोल चुके हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन इंदिरा जी से मेरा एक आग्रह होगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अक्सर क्या हो रहा है इन दिनों, जब नया वाला आता है तो पुराना वाला बेहतर लगने लगता है या वो ठीक। तो हाँ, मैं ताहे का इस्तेमाल खड़ी बोली के अंदाज में किया है, क्योंकि आजकल लोग इससे भी नाराज हो जाते हैं कि विल्सन साहब इसी ना। अब मैं शुरुआत करूंगा, ज़्यादा 4 से 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा। पहली चीज ये है कि 29 जनवरी को 2 चीजें हुई थी। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? जी साहब, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम तो पीछे ही चल रहे हैं। ये पूरा देश उल्टे पांव की यात्रा पे है, और उल्टे पांव की यात्रा में रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल नहीं दिखता, अंधा कुआं भी नहीं दिखता। मेरे ही सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में कहा गया था कि 98.5% लोग जो सीवर और सेप्टी टैंक में उतर के जान देते हैं, वो एक जाति की उपजाति के लोग। और फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जाति व्यवस्था को फिर से बहाल करना है। साहब, बहाल किसको करना है? वो तो बहाल है, वो विश्वविद्यालयों में बहाल है, वो जुडिशियरी में बहाल है। और आज मैंने देखा, कल एनआई पीटीआई के साथी हैं यहाँ, कल कहा कि क्लास 8 के एक टेक्स्ट बुक में आया है करप्शन इन जुडिशियरी। मैंने कहा व्हाई ओनली जुडिशियरी? सारे संस्थानों में करप्शन की बात करो। एक तरह से मैंने जुडिशियरी को सील्ड करने की कोशिश की थी कि साहब, लेकिन आज देखा कि चीफ जस्टिस साहब को बहुत गुस्सा आया। यहां तक बोले, जस्ट वेट, यू विल सी व्हाट आई डू। बट द डे दिस इंपॉर्टेंट यूजीसी रेगुलेशन वाज देयर, योर लैंग्वेज वाज एंटायरली डिफरेंट। यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उस दिन एक और घटना हुई, मैम, टू रिमाइंड यू एंड टू ऑल माय फ्रेंड्स, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने डोमेस्टिक वर्कर्स के वेज को लेकर के एक पिटीशन था। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन तो देश के विकास में अवरोधक है। मतलब कमाल का ज्ञान इन दोनों सबको मिल रहा है। पूरी जिंदगी हमने ये देखा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ना आया होता, ईएसआई ना आया होता, फैक्ट्रीज एक्ट ना आया होता, न जाने क्या क्या ना आया होता, अगर ट्रेड यूनियन नाम की या नाम की एजेंसी, नाम की संस्था, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो कभी कभी एहसास नहीं होता है कि वेदर वी आर लिसनिंग टू आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और somebody who has been put there to deliver a script written by the AIs which operate from a particular building in Lutyens Delhi. ये दूसरी चीज मैं कहूंगा, उर्मिलेश जी हैं यहाँ, इन्होंने बहुत पहले मुझसे कहा था, जिनको याद नहीं होगा, मैंने व्हाइट मेंस प्रिविलेज पर काफी कुछ पढ़ा था। मेरी इच्छा होगी कि जो तथाकथित उच्च जातियां हैं, उनके बीच में इस पर मंथन कि कौन कौन से ऐसे विशेषाधिकार हैं जिनको हम नेचुरल समझते हैं और वो नेचुरल नहीं है। मैंने एक आर्टिकल लिखा, लंबा चौड़ा, अभी तक कुछ अंग्रेजी दैनिक है जो छाप देते हैं, और मैंने उस सवाल को घेरा। और हाल में जब यूजीसी पे ये शुरू हुआ, कई लोगों ने मेरे सरनेम को अटैक किया, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? भैया, मैं क्यों बोलूं? जो तुम सुनना चाहते हो मैं क्यों? मैं वो बोलूंगा जो जिस किताब का जिक्र कर रही थी। तो मैंने उसी अखबार में एक आर्टिकल लिखा, माई सरनेम डज नॉट फ्रेम माई पॉलिटिक्स, आई एम अ सिटीजन एंड अ टीचर टू। और मैं उस हिसाब से फैसले लूंगा। मैं सिर्फ
आपके माध्यम से जो लोग मैं कहूंगा, आप असहज इसलिए महसूस करते हैं, तमाम उच्च जातियां में सब नहीं, कुछ लोग, लेकिन उनके पास मीडिया की एक बड़ी ताकत है, उनका बुलबुला भी तूफान दिखता है, हमारा तूफान भी बुलबुला बना दिया जाता है। तो उसको समझने की कोशिश होनी चाहिए। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, कई दफा ये बात कही है। कल परसों संभवतः बांग्ला के मशहूर कथाकार शंकर का निधन हुआ। मैंने शंकर पे लिखा, कई लोगों ने मुझसे कब पढ़ा आपने शंकर को? मैंने 9वीं में पढ़ा था, क्योंकि मेरी माँ प्रोफेसर, मेरे फादर प्रोफेसर। शंकर को मैंने तब पढ़ लिया, लेकिन मेरे ही साथ में पढ़ने वाले बाकी लोग शंकर को नहीं जानते थे, उनके घर में पुस्तकालय नुमा चीजें नहीं थी। मैं कई दफा अपने करियर में असफल हुआ, ये मैं कई बार लिख चुका हूं, कई बार असफल हुआ, लेकिन मैं थाम लिया गया क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर नहीं था। तो ये लड़ाई इस देश में अभी भी एक बड़ी आबादी की एक छोटी आबादी से अनइक्वल लड़ाई है। इस अनइक्वल लड़ाई में मैं चाहता हूं कि जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं वो मंथन करें, उन विशेषाधिकारों पर एक बार चर्चा करें जिसको वो नेचुरल समझते हैं। जब सौंदर्य शास्त्र की दृष्टिकोण से कहूं, अगर कुरूप होने को, समाज कुरूप है और वो हमारे सौंदर्य की अनुभूति है, माफ कीजिए, हमने आईना देखना छोड़ दिया। तो मैं यही इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक और चीज आखिरी कह करके, और ये लड़ाई एक दिन की भी नहीं है। 19 मार्च को कोई बहुत बड़ी चीज आसमान से गिरेगी, आसमान से वैसे भी इन दिनों नहीं गिरती है कोई चीज। 3 स्तर पर इस लड़ाई के लिए हम सबको तैयार होना होगा। प्रतिशोध की लड़ाई नहीं, बदलाव की। और पहली चीज है ये दार्शनिक लड़ाई होनी है। दूसरी चीज है दार्शनिकता से वैचारिकता का समावेश हो। और तीसरा सांगठनिक, और जिसका इशारा एक बात अपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो कही, मैं आधा सहमत हूं आधा असहमत हूं। पॉलिटिकल पार्टीज मोस्टली इलेक्शन फाइटिंग मशीन बन गई है, वो चुनाव लड़ने की मशीन है, और चुनाव लड़ने की मशीन तब तक ऑपरेटिव फ्रेमवर्क अडॉप्ट नहीं करती है जब तक वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ना करे। और कई दफा बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि हड़बड़ा के क्या कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा वेट करो, मोमेंटम बनने दो, किधर क्या मोमेंटम बन रहा है। दुनिया में कहीं भी, अनिल भाई, दुनिया में कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी बदलाव नहीं लाई है, सड़क और गांव आए। और पॉलिटिकल पार्टी मोर ऑफन देन नॉट वो हेलमेट लेके बैठी रहती हैं, बाइक आई किसी और की, कोई और चला रहा, पीछे बैठ जाए, इसको हम कहते हैं प्लीज। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय हिंद, जय हिंद।